नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विद अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल ए चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 3 करेंगे। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में था, काफ़ी सारी बातें हम कर चुके हैं। ये लास्ट लेक्चर है, इसी के साथ ही पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। यहाँ हम देखने वाले हैं कि सेकेंडरी सेक्टर यानी कि आपका जो इंडस्ट्री सेक्टर है उसमें एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ रेट की क्या स्थिति रही है। सनराइज सेक्टर्स किसे कहते हैं इकोनॉमी में, कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जिन्हें सनराइज सेक्टर कहा जाता है, तो किसे कहते हैं विथ एग्जांपल देखेंगे। और साथ ही साथ में ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, इसको भी हम बात करेंगे। जब हम पार्ट 2 पढ़ रहे थे तो वहाँ मैंने बताया था कि आगे चल करके हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट था, तो डिस्कशन यहाँ पर इस बारे में भी करना है। तो हियर इज सम डेटा, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट इन सेकेंडरी सेक्टर में द फॉलोइंग टेबल इज टेबल फ्रॉम एनसीईआरटी वेबसाइट। एनसीईआरटी की वेबसाइट से इन्होंने लिया हुआ है, जिसमें हम एम्प्लॉयमेंट पैटर्न के बारे में समझने वाले हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको इसको रटने की ज़रूरत है ना, कोई रटने की ऐसा नीड नहीं, बस समझें चीज़ों को कि चल क्या रहा है, ठीक है। इंडस्ट्रियल कैटेगरी, अगर रूरल प्लेस ऑफ रेजिडेंस है तो अर्बन प्लेस ऑफ रेजिडेंस है, उसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, टोटल कितने हैं, ये सारी जानकारी दी गई है। ध्यान देंगे टोटल 100% यहाँ पर हुआ है, इसका मतलब ये तीनों जोड़ करके 100% हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम देखें रूरल, अगर लोग ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं तो प्राइमरी सेक्टर में 66.6% लोग लगे हुए हैं, सेकेंडरी सेक्टर में 16% लोगों को रोजगार मिला हुआ है, और सर्विस सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर में 17.4% लोगों को ही रोजगार मिला हुआ है। तो कुल मिलाकर के 100% जो हमारे लोग हैं उनको रोजगार इस क्रम में मिला हुआ है। तो अगर हम देखें तो हमें पता चलता है ग्रामीण क्षेत्र के लोग किसानी ज़्यादा कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि देखें आप ये चीज़ कि 66% जनता केवल एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, फिशरीज, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम शहरी क्षेत्र में पहुँचें तो सिनेरियो उल्टा हो जाता है। क्या सिनेरियो देखो, अब प्राइमरी सेक्टर में सिर्फ 9% लोग रह गए और टर्शियरी सेक्टर में 60%, सर्विस सेक्टर में 60% जनता, शहर की 60% जनता टर्शियरी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में नौकरियां पा रही हैं, और सेकेंडरी सेक्टर में यानी कि आपका मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होगा, इंडस्ट्री हो गई, माइनिंग हो गई, इसमें 31% जनता को नौकरियां मिल रही हैं। ओके, तो थोड़ा समझ में आया होगा कि हाँ ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लगे पड़े हैं और शहरी क्षेत्र में टर्शियरी सेक्टर में या सर्विस सेक्टर में ज़्यादा लोग लगे हुए पड़े हैं, ठीक है। मेल फीमेल की अगर हम बात करें तो मेल 43% मेल प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड है, 25 या 26% जो है सेकेंडरी सेक्टर में है, और 30% जो है मेल टर्शियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर में नौकरियां पा रहे हैं। कुल मिलाकर के जितने भी अगर 100 पुरुष हैं, इफ़ देयर आर 100 मेल, तो उनको ये 43 लोगों को प्राइमरी सेक्टर में नौकरी मिली है, 25 मेल को सेकेंडरी सेक्टर में, और 30 मेल को जो है कहाँ नौकरी मिली है, सर्विस सेक्टर में नौकरी मिली हुई है। सिमिलरली अगर फीमेल की बात करें, इफ़ देयर आर टोटल 100 फीमेल्स, तो उसमें से ध्यान दें 62 फीमेल, 62.8 फीमेल्स ऐसी हैं जो प्राइमरी सेक्टर में नौकरियां कर रही हैं, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में केवल 20% नौकरियां कर रही हैं, और टर्शियरी सेक्टर में 17% लेडीज या औरतें नौकरियां कर रही हैं। बड़ी नोटिस करने वाली बात है, अगर आप देखें तो आपको ये पता चलता है कि प्राइमरी सेक्टर में महिलाओं का योगदान कहीं ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है महिलाओं का योगदान, ठीक है। उसके बाद में सर्विस सेक्टर में काफ़ी कम है, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि सर्विस सेक्टर में उतना ज़्यादा योगदान नहीं है। अगर ओवरऑल जनता मेल फीमेल दोनों को कंबाइंड कर दिया है तो टोटल अगर मान लीजिए देयर आर 100 पीपल, मेल फीमेल मिला के अगर 100 लोग हैं तो उसमें से जो है लगभग 49 लोग जो है प्राइमरी सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं, 24 लोग जो है सेकेंडरी सेक्टर में, और 26% या 27% लोग ऐसे हैं जो टर्शियरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। टोटल मिलाकर के 100%। येट अगेन क्या हमें याद रखने की जरूरत है, तो बिल्कुल याद मत रखिए, थोड़ा पैटर्न दिमाग में रख लीजिए कि हाँ हो क्या रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रोजगार कहाँ मिल रहा है, प्राइमरी सेक्टर में। शहरी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रोजगार कहाँ मिल रहा है, सर्विस सेक्टर में। मेल फीमेल सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयड कहाँ है, प्राइमरी सेक्टर में। सबसे कम कहाँ एम्प्लॉयड है, सर्विस सेक्टर में। इस तरीके से अगर कुछ दिमाग में रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो और ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयज़ रफली 12% ऑफ लेबर फोर्स, जितने भी वर्कर हैं उनमें से 12% मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए हैं। सेकेंडरी सेक्टर हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, उसमें से मैन्युफैक्चरिंग का योगदान 12% का है रोजगार के लिए। द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर क्रिएटिंग मास एम्प्लॉयमेंट फॉर लो स्किल्ड वर्कर्स इन द मॉडर्न इकोनॉमी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किस लिए जाना जाता है पूरी दुनिया में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को नौकरियों के अवसर मिलते हैं, नौकरियाँ मिलती हैं जिनके पास कम स्किल होती है।
बहुत ज़्यादा स्किल्ड पढ़े लिखे MBA MCA इस तरह की डिग्री होल्डर्स नहीं है, नॉर्मल सी ग्रेजुएट हैं, ITI है, समथिंग लाइक दैट, ओके, उनको यहाँ नौकरियाँ मिलती हैं मॉडर्न इकोनॉमी में। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की अगर हम बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है कंट्री में आफ्टर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बाद में अगर सबसे ज़्यादा नौकरियाँ कहीं मिलती हैं सर, तो वो कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में मिलती हैं। सेकंड लार्जेस्ट है नौकरी देने के मामले में, ध्यान देंगे हम इस बात पे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ कंट्रीज इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ एज वेल एज की इनपुट फॉर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटी होती है वो किसी भी इंडस्ट्री के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसके ग्रोथ के लिए की जो है इंग्रेडिएंट है। देखो, पुल नहीं बनेंगे, मेट्रो नहीं बनेगी, बुलेट ट्रेन्स नहीं बनेगी, तो हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा, है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कंस्ट्रक्शन, घर बनवाते हैं आप, वो भी कंस्ट्रक्शन ही है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में इंडस्ट्री लगानी है, फैक्ट्री लगानी है, कंस्ट्रक्शन होगा। तो वो उन सभी जगहों पर हमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की ज़रूरत पड़ती है और इसी से सोशल और इकोनॉमिक दोनों डेवलपमेंट भी होता है कंट्री का, ठीक है। अब इसमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर एक्टिविटीज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के कंपोनेंट में अगर हम देखें तो सीमेंट, स्टील, ब्रिक मतलब ईंट वगैरह जो होता है, टाइल, बालू, एग्रीगेट, फिक्सचर जो चीज़ें सजावट में यूज होती हैं, फिलिंग, पेंट, केमिकल, कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट, पेट्रो प्रोडक्ट, टिम्बर, मिनरल प्रोडक्ट, मेटल, ग्लास, प्लास्टिक, ये सारे के सारे जो हैं, मतलब आप अपना घर बनवा रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या लगेगा दिमाग में रखिएगा। वो सारी चीज़ें, आपको लोहे की ज़रूरत पड़ेगी, आपको ग्लास की, शीशों की ज़रूरत पड़ेगी खिड़कियों के लिए, आपको प्लास्टिक की भी ज़रूरत होती है, आजकल PVC चलने लगा है, लकड़ियाँ भी लगेंगी, है ना, टिम्बर वगैरह भी लगता है, जो जब आपका स्लेब वगैरह पड़ता है तो वहाँ पर जो है लकड़ी बल्ली वगैरह यूज होती है, हमारे यहाँ पे कहा जाता है। तो इन सभी जगहों पर जो है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क हो रहा होता है, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एम्प्लॉयड ओवर 31 मिलियन पीपल एंड अकाउंटिंग फॉर अराउंड 8% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट। जितनी नौकरी हमारे देश में उसमें से 8% नौकरी कहाँ से आ रही है, कंस्ट्रक्शन से आ रही है, और लगभग 31 मिलियन लोगों को इसने नौकरी दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात की एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ सेकेंडरी सेक्टर में, तो NCERT की वेबसाइट से लिया गया डेटा है। इसमें मैंने आपको समझाया भाई कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शरी में कितने % लोग कहाँ पर काम कर रहे हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो सबसे ज़्यादा जो है रोजगार के अवसर प्राइमरी सेक्टर में है, अगर शहरी क्षेत्र में है तो सबसे ज़्यादा रोजगार के अवसर आपका सर्विस इंडस्ट्री टर्शरी सेक्टर में है। मेल सबसे ज़्यादा वर्किंग अगर देखें तो प्राइमरी सेक्टर में है, फीमेल भी जो है सबसे ज़्यादा वर्किंग प्राइमरी सेक्टर में ही है, ओके। उसके बाद में टोटल में भी हमारा जो सबसे ज़्यादा वर्किंग सेक्टर है प्राइमरी, कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो प्राइमरी सेक्टर ओवरऑल, ये केवल अर्बन प्लेस को छोड़ दीजिए तो बाकी सब जगह डोमिनेंस में, देखिए सबसे ज़्यादा यही है, सबसे यहाँ छोड़ दीजिए, सबसे ज़्यादा ये है, सबसे ज़्यादा ये, सबसे ज़्यादा ये है, ठीक है। एक अर्बन क्षेत्र को छोड़ देंगे तो बाकी सब में प्राइमरी सेक्टर बहुत ज़्यादा डोमिनेंस करता है, ठीक है। देखिए सेकेंडरी सेक्टर में अगर आप जॉब्स देखें, सेकेंडरी सेक्टर में यहाँ 16%, 31%, 20%, 24%, तो उसमें से 12% तो रफली लेबर फोर्स का 12% केवल मैन्युफैक्चरिंग में है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को दुनिया भर में इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलती है जिनके पास स्किल भी कम होती है, ठीक है। उसके अंदर कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है आफ्टर एग्रीकल्चर। ध्यान रखिए सबसे ज़्यादा रोजगार के अवसर कौन देता है, एग्रीकल्चर। दूसरे नंबर पर कौन देता है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर देता है। कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है किसी भी देश के इंडस्ट्री के बढ़ने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रोथ के लिए, ठीक है। समझाया था बुलेट ट्रेन वगैरह सारी चीज़ें जरूरी होती हैं। क्या क्या चीज़ें आती हैं कंस्ट्रक्शन में, तो लगभग हर चीज़, सीमेंट, मोरंग, बालू, है ना, ईंटा, पेंट, प्लास्टर होना, खिड़कियाँ लगना, दरवाजे लगना, जो कुछ भी इसमें समझ में आ जाए आपको, मेटल हो गया, मिनरल प्रोडक्ट, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, सारे के सारे ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के कंपोनेंट होते हैं। फिर हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लगभग 31 मिलियन लोगों को नौकरियाँ मिली हुई हैं, जो कि टोटल एम्प्लॉयमेंट जितना भी रोजगार के अवसर हैं उसका 8% के बराबर है, ठीक है। अब आता है सर सनराइज सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सनराइज सेक्टर, उगते हुए सूरज का, उगता हुआ सूरज क्या मतलब है, कहते हैं उगते हुए सूरज को सभी सलाम करते हैं, डूबते हुए को कोई नहीं करता है। तो वही चीज़ है, ऐसी इंडस्ट्री जो अभी एकदम शुरुआती दौर में हो लेकिन जिसमें फलने फूलने की बहुत ज़्यादा क्षमता हो, पोटेंशियल हो, उसे सनराइज सेक्टर कहा जाता है, ठीक है, सिंपल, ठीक है। अ सनराइज सेक्टर इज वन दैट इज स्टिल इन इन्फेंसी, मतलब इन्फेंट यानी कि बेबी मोड में, छोटा सा बच्चा है अभी। सनराइज सेक्टर इज वन दैट इज स्टिल इन इन्फेंसी बट हैज़ द पोटेंशियल फॉर सिग्निफिकेंट ग्रोथ, लेकिन इसके अंदर क्षमता है बहुत तगड़ी जो है ग्रोथ करने की। अभी एकदम नवजात शिशु जैसा है लेकिन ग्रो करेगा तो बहुत तगड़ा ग्रो करके आएगा, तो उसे फ्रेंड्स हम सनराइज सेक्टर कहते हैं।
इट रेफर्स टू रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर, ये रेफर करता है, यानी सनराइज सेक्टर ऐसे सेक्टर को रेफर करता है जो तेजी से ग्रो कर रहा है इन इट्स अर्ली स्टेज, अपने शुरुआती स्टेज में ही, विथ हाई पोटेंशियल फॉर एक्सपेंशन, और इसमें बहुत तेजी से आगे फैलने की क्षमता भी है। ठीक है, तो क्या हमने समझा, ये रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर है, अर्ली स्टेज में शुरुआती दौर में ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, और इसमें एक्सपेंशन के बहुत ज़्यादा चांसेज है। फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं सनराइज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं सनराइज सेक्टर ही है। क्यों? क्योंकि शुरुआती दौर में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, अर्ली स्टेज में बहुत तेज़ी। चैट जीपीटी कितना फेमस है मौके पर, है ना। अभी उसकी जगह पे एक और आया है डीप सीक करके, चाइना का, एकदम मार्केट में गर्दा उड़ा दी है उसने, मतलब शेयर मार्केट क्रैश कर गई, $600 बिलियन का नुकसान हुआ है। एनवीडिया एक कंपनी है कोई सी, ठीक है। तो ये है, तो ऐसी इंडस्ट्री को फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, सनराइज सेक्टर। ठीक है, द सेक्टर इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाई स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट, a high degree of innovation and high level of public awareness, with the investor attracted to its long term growth prospect। तो इस यानी कि सनराइज सेक्टर की क्या खासियत होती है, अच्छी ग्रोथ होगी, इसमें ग्रोथ रेट अच्छा रहेगा, इनोवेशन, नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहेंगी, लोगों को जानकारी भी अच्छे लेवल की होगी, और साथ ही साथ में इन्वेस्टर भी अट्रैक्ट रहते हैं पैसा लगाने के लिए, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि लॉन्ग टर्म में हमें फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, existing Indian industries that may be categorized as sunrise sectors are likely to be benefit the economy in terms of job creation and business growth in the future। मतलब ये बोल रहे हैं कि कुछ हमारी पहले से एग्जिस्टिंग इंडियन इंडस्ट्री हैं जिन्हें हम कैटेगराइज कर सकते, मतलब उन्हें जिन्हें हम बोल सकते हैं कि ये हमारी सनराइज सेक्टर हैं, और ये ऑब्वियसली इकोनॉमी को बेनिफिट करेंगी, क्योंकि इनसे बहुत सारी जॉब क्रिएट होगी और बिजनेस की ग्रोथ होगी। एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो ग्रीन एनर्जी एक एग्जाम्पल हो सकता है, ग्रीन एनर्जी सनराइज सेक्टर है। ग्रीन एनर्जी कैसा सेक्टर है, सनराइज सेक्टर है। एग्जांपल अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड हो गया। फिनटेक सेक्टर भी सनराइज सेक्टर है। इसका एग्जांपल में पेटीएम, फ़ोनपे, पॉलिसी बाजार वगैरह हो गया। थोड़ा यहाँ ध्यान रखिएगा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फ़ोनपे कैसी कंपनी है, इसीलिए मैं एग्जाम्पल लिखा हूँ, फ़ोनपे कैसी कंपनी है। तो सर ये एक फिनटेक है, फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी, फाइनेंस मतलब पैसे का लेन देन वाला, और प्लस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, तो फिनटेक कंपनी है। ओके, इसीलिए एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल्स, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, रिटेल सेक्टर, प्रोसेसिंग प्लांट एंड अदर इमर्जिंग सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी दैट आर पार्ट ऑफ सनराइज सेक्टर। तो ये सभी के सभी इनके हिसाब से फ्रेंड्स सनराइज सेक्टर के पार्ट हैं। ठीक है, अब आता है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, लास्ट टॉपिक हमारा। ठीक है, तो सनराइज सेक्टर आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा सेक्टर जो अभी एकदम नवजात शिशु जैसा है, लेकिन उसकी ग्रोथ करने के पोटेंशियल क्षमताएं बहुत ज़्यादा हैं, तो उसे सनराइज सेक्टर कहा जाता है। उसके बाद में इसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, सनराइज सेक्टर में ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, इनोवेशन, नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं, पब्लिक को नॉलेज इसके बारे में होती है, जैसे चैट जीपीटी, पब्लिक इज़ फुल्ली अवेयर अबाउट, है ना। और इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट होते हैं यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि उनको दिखता है कि आगे भविष्य में बहुत कमाई होने वाली है। ठीक है, उसके बाद में अगर कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं हमारे देश में जिनको हम सनराइज सेक्टर में काउंट कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए ग्रीन एनर्जी हो गया, फिनटेक हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक का हो गया, फार्मास्यूटिकल दवाओं से रिलेटेड, ऑटोमोबाइल्स, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिटेल, ये सारे के सारे हम मान सकते हैं कि ये सभी के सभी जो है सनराइज सेक्टर हैं। सनराइज सेक्टर वो सेक्टर है सिंपल सा जिसमें सूरज की तरह उगने की और पूरी दुनिया में अपना उजाला फैलाने की क्षमता है, सिंपल ऐसे ही है। ठीक है, अब आता है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर इज वन इन विच द जॉब टर्म्स आर फिक्स्ड एंड रेगुलर। एकदम सरल भाषा में देखें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर फ्रेंड्स वो सेक्टर होता है जहां पर जॉब के टर्म फिक्स हैं और आपको रेगुलर जॉब मिली हुई है, एंड एम्प्लॉयज आर गारंटीड वर्क, और एम्प्लॉय को गारंटीड वर्क मिलता है, काम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, जैसे आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपके जॉब का टर्म फिक्स है, 60 साल की एज तक आप काम करेंगे, रेगुलरली आपकी जॉब चलेगी और गारंटीड वर्क, खाली नहीं बैठना है, आपको काम देते रहेंगे। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया। द ऑर्गेनाइज सेक्टर कंप्राइजेज मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज, बिजनेस, स्कूल, हॉस्पिटल एंड यूनिट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपका मैन्युफैक्चरिंग यानी फैक्ट्री वगैरह हो गई, बिजनेस यानी इंटरप्राइज कंपनियां, बिजनेस, स्कूल, हॉस्पिटल और जो भी सरकार के साथ रजिस्टर्ड और भी एनजीओ वगैरह हैं, ये सभी के सभी आपके किस में आ जाएंगे, एक तरीके से ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएंगे। और भी अभी देखेंगे, और भी इसमें एकदम बारीकी से एग्जांपल पढ़ेंगे।
इट आल्सो कंप्राइजेज लीगली लाइसेंस्ड स्टोर्स, क्लिनिक्स एंड ऑफिसेस। अगर सरकार की तरफ से रजिस्टर्ड है, कोई लाइसेंस स्टोर है, क्लिनिक है या ऑफिस है जो कि सरकार के पास रजिस्टर्ड है, तो वो भी आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही आ जाता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर हैज़ लोअर एम्प्लॉयमेंट देन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़्यादा लोग काम करते हैं। मैंने बताया था, आपको याद होगा, 93.7% लोग जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जबकि ऑर्गेनाइज्ड में महज जो है 6.3% लोग ही काम करते हैं। याद है जब हमने डिस्कस किया था, तो ठीक है। इन ऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब टर्म्स आर स्टेबल एंड कंसिस्टेंट, एम्प्लॉयज़ हैव गारंटीड वर्क एंड सोशल सिक्योरिटी। ऑर्गेनाइज सेक्टर की खासियत है भाई कि आपकी जॉब का टर्म स्थिर रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा और गारंटी रहेगी वर्क की, और आपको सोशल बेनिफिट भी मिलेंगे, जैसे मेडिकल वगैरह के बेनिफिट मिलेंगे, एनपीएस वगैरह कटता है, पेंशन मिलती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आती है बात अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑन द अदर हैंड इज वन इन विच एम्प्लॉयमेंट टर्म्स आर नॉट डिफाइंड एंड रेगुलर एंड इंटरप्राइजेज आर नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। तो इसमें जस्ट उल्टा होता है, यहाँ पर आपका एम्प्लॉयमेंट फिक्स नहीं है, डिफाइंड नहीं है, रेगुलर नहीं है, और इंटरप्राइज नॉट और रजिस्टर्ड ही है गवर्नमेंट के साथ में, ठीक है। कंस्ट्रक्शन वर्कर जो मजदूरी करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर समझ गए होंगे आप, जो लेबर वगैरह हमें बोलते हैं, जो अपना घर बनाने के लिए लाते हैं हम, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गए। डोमेस्टिक वर्कर्स जो घर में काम करने वाले लोग आते हैं, खाना बनाने वाली औरतें आती हैं, फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक वर्कर हो गए। स्ट्रीट वर्कर जो गलियों की साफ़ सफाई करते हैं, इस तरीके के। एंड दोज ऑपरेटिंग इन टाइनी वर्कशॉप अनएफिलिएटेड विद द गवर्नमेंट आर ऑल पार्ट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। या फिर छोटी मोटी दुकान खोल ली, वहाँ पर 3 लड़के रखे हुए हैं, आप अगर किसी उस पर जाएँ, अपनी कार सर्विस करवाने छोटी मोटी दुकान पर जाएँ, पंचर बनवाने जाएँ, तो वहाँ पर ऐसे ही मिलेगा कि छोटी सी दुकान होगी, उसका सरकार से कोई खास लेना देना नहीं होगा। तो ये सारी की सारी जो है चीज़ें फ्रेंड्स, जो है ये डोमेस्टिक वर्कर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, डेली वर्कर, ये सभी के सभी जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट होते हैं, ठीक है। होम बेस्ड वर्कर जो घर में काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड खुद से नौकरी करते हैं, खुद का काम करते हैं। वेज वर्कर इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। तो ये सारे के सारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर कहलाते हैं। कौन सा? होम बेस्ड वर्कर जो होते हैं, सेल्फ खुद एम्प्लॉयड वर्कर होते हैं। वेज यानी मजदूरी लेने वाले वर्कर्स होते हैं, ये सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स होते हैं। तनख्वाह कम होगी, लो वेजेज, अनस्टेबल और इरेगुलर वर्क होगा, पता ही नहीं कितने घंटे काम करना पड़ेगा, ठीक है। लैक ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम लेजिस्लेशन, सरकार की तरफ से कोई प्रोटेक्शन नहीं है आपको। आर ट्रेड यूनियन की तरफ से कोई प्रोटेक्शन नहीं है, किसी कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है, कोई आपको बचा नहीं सकता है। द अनऑर्गेनाइज सेक्टर रिलाइज हैवली ऑन लेबर एंड इंडिजिनस टेक्निक्स, मतलब टेक्निक्स या टेक्नोलॉजीज। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर ज़्यादा किस पर फोकस करता है? वर्कर्स, लेबर हमें चाहिए और घरेलू टेक्नोलॉजी हमें चाहिए, तो उसे हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट होता है। थोड़ी सी और बातें हैं। अकॉर्डिंग टू NCEUS, नेशनल कमीशन ऑफ एंटरप्राइज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर कैरेक्टराइजेशन के हिसाब से ये बोलते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर कंप्राइजेज ऑल इनकॉर्पोरेटेड प्राइवेट एंटरप्राइजेज owned by individuals or households engaged in the sales and promotion of the goods and services, operated on a proprietary or partnership basis and within fewer than 10 total workers। तो इन्होंने एक परिभाषा दी, किसने? नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेज ऑन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो इन्होंने परिभाषा दी कि भाई सारा काम हो रहा है, ठीक है, लेकिन खासियत क्या है कि ये यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स लेस देन 10 होते हैं। जो इंटरप्राइज होगी उसमें लेस देन 10 वर्कर्स होंगे। तो इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या क्या आ जाता है? जितने भी अनइनकॉर्पोरेटेड प्राइवेट एंटरप्राइज हैं, यानी प्राइवेट कंपनियां, छोटी दुकानें, लेकिन अनइनकॉर्पोरेटेड है, सरकार के पास रजिस्टर्ड नहीं है, इनके मालिक कोई व्यक्ति हैं, कोई घर के लोग हैं, फैमिली है, ठीक है, ये सभी के सभी जुटे हुए हैं। क्या काम होता है वहाँ पर? बेचा जाता है कुछ या कुछ बनाया जाता है गुड्स और सर्विसेज को, ठीक है। अब वो प्रोप्राइटरी बेसिस पर, यानी कि प्रोप्राइटरशिप फर्म भी हो सकती है या पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, लेकिन इनमें नंबर ऑफ वर्कर्स लेस देन 10 होते हैं। तो ऐसी फर्म को ही फ्रेंड्स हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मानते हैं। ऐसी फर्म को, ऐसे सिस्टम को हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मानते हैं। हाउएवर इनफॉर्मल वर्कर्स आर डिफाइंड एज दोज हु वर्क इन अनऑर्गेनाइज फर्म आर फैमिलीज
एक्सक्लूडिंग, मतलब थोड़ा सा इन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की, इनफॉर्मल वर्कर्स किसे कहेंगे। तो इनफॉर्मल वर्कर्स उन्हें कहेंगे जो अनऑर्गेनाइज फर्म या फैमिली में काम करते हैं, लेकिन उसमें शामिल मत करिए। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो सब आ जाएंगे, लेकिन उसमें से निकाल दीजिए किसको, ऐसे लोग जो रेगुलर वर्कर्स हैं, जिनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, मेडिकल क्लेम वगैरह ऐसा मिल रहा है, या जो वर्कर्स हैं फॉर्मल सेक्टर के, लेकिन उन्हें कोई एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट नहीं मिल रहा है अपने एम्प्लॉयर से, तो इनको छोड़ करके बाकी जो बचते हैं उनको जो है हम क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल वर्कर बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। जो अगर कुछ कमी रह गई होगी तो यहाँ पूरी हो जाएगी, क्योंकि हम सेम बातें लगभग वही फिर से करने जा रहे हैं। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड है, यहाँ अनऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज्ड, इट इज अ सेक्टर वेयर द एम्प्लॉयमेंट टर्म्स आर फिक्स्ड एंड रेगुलर एंड एम्प्लॉय गेट एश्योर्ड वर्क। ठीक है, तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट के टर्म फिक्स हैं और रेगुलर हैं, एम्प्लॉय को एश्योर्ड वर्क मिलता है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है ये, इसकी क्या खासियत है, स्मॉल और स्कैटर्ड यूनिट, छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, छोटी छोटी दुकानें होती हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं होती हैं गवर्नमेंट के साथ में। ठीक, उसके बाद में डिफरेंट जो एक्ट हैं, जैसे आपका फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, बोनस एक्ट हो गया, पीएफ एक्ट हो गया, मिनिमम वेजेज एक्ट हो गया, ये सारे के सारे जो है एक्ट लागू होते हैं, गवर्न किए जाते हैं इन एक्ट के द्वारा। कौन, ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सारे एक्ट लागू होते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, है ना, कोई रोल नहीं है गवर्नमेंट का। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। गवर्नमेंट के जो रूल होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं, कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म इसे वायलेट नहीं कर सकती। यहाँ पर स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो करते। ठीक है, छोटे बच्चों को भी काम में लगा लेते हैं, जबकि माइनर चाइल्ड को काम पे रखना एक जुर्म है, पर ये रख लेते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले। रेन्यूमरेशन की बात करें तो यहाँ पर मंथली बेसिस पर सैलरी मिलती है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, यहाँ पर दिहाड़ी मिलती है, डेली वेजेज मिलते हैं, दिहाड़ी मजदूरी मिलती है। जॉब सिक्योरिटी हाँ होती है, वर्कर्स जो है सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंजॉय करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं ऐसा होता है, नो एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर्ड, पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीजन। तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट फ्रंट जो है सिक्योर नहीं होता है, होता तो यहाँ पर भी नहीं है अनऑर्गेनाइज। जैसे जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो भाई ऑर्गेनाइज भले ही है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, पर क्या यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो है जॉब की सिक्योरिटी है? नहीं, आपने न्यूज़ वगैरह पढ़ी होगी, बराबर छटनी चल रही है, पर फिर भी चलो इनकी डेफिनेशन के हिसाब से ऐसा है। वर्किंग आवर्स की अगर बात करें तो भाई ऑर्गेनाइज सेक्टर में फिक्स रहते हैं, इसमें फिक्स नहीं रहते, कितने भी घंटे आपसे काम करवा सकता है। सैलरी जो होती है वो जैसा गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे वो मिलती है। गवर्नमेंट ने कहा कि 7th पे कमीशन, 8th पे कमीशन, 9th पे कमीशन, तो उस हिसाब से सैलरी मिलेगी। यहाँ पर जो भी सरकार जो है प्रिस्क्राइब करती है उससे कम ही मिलनी है, जितना भी सरकार बोलेगी कि कम से कम 6,000 दो तो 5,000 मिलनी है। प्रोविडेंट फंड में क्या एम्प्लॉयर द्वारा कंट्रीब्यूशन किया जाता है? तो हाँ, ऑर्गेनाइज सेक्टर में किया जाता है, यहाँ पर नहीं किया जाता है। क्या सैलरी बढ़ती है? तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हाँ बिल्कुल बढ़ती है, वंस इन अ व्हाइल बढ़ेगी। यहाँ बहुत मुश्किल है, रेयरली ही बढ़ती है। बहुत ज़्यादा महंगाई न बढ़ जाए, बहुत हालात न ख़राब हो जाए तो नहीं बढ़ती। बेनिफिट्स और प्री रिक्विजिट मिलते हैं तो यस, एम्प्लॉय को जो है एड ऑन बेनिफिट जैसे मेडिकल फैसिलिटी, पेंशन, लीव, ट्रेवल कंपनसेशन, ये सारी चीज़ें मिलती हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सब चीज़ें नहीं प्रोवाइड की जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, रजिस्टर्ड कंपनियाँ वगैरह जो हैं उनके वर्कर्स, ये सब आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर में। शॉप कीपिंग, दुकान लगाना, किसानी करना, डोमेस्टिक वर्कर, घरेलू जो वर्कर्स होते हैं, नौकर चाकर, ये सब इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर कुछ बात रह गई होगी तो मेरे ख्याल से इसमें एकदम क्लैरिटी आ गई होगी ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच में डिफरेंस में। ठीक है, तो हमने देखा फ्रेंड्स यहाँ पर कि ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है ऐसा सेक्टर होता है जहाँ पर जॉब के टर्म फिक्स होते हैं और रेगुलर होते हैं और एम्प्लॉय को जो है गारंटीड वर्क मिलता है। उसके बाद में ऑर्गेनाइज सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग, ऐसी कंपनियां, बिजनेस, स्कूल, हॉस्पिटल, रजिस्टर्ड यूनिट्स वगैरह आती हैं, या कोई स्टोर है, अगर कोई दुकान है उसमें लाइसेंस है, क्लिनिक है, लाइसेंस है, ऑफिसेस हैं, तो वो सब भी इसमें आ जाते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में कम ही लोगों को नौकरियाँ मिलती हैं, है ना, लोअर अनएम्प्लॉयमेंट दैन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। मतलब ये बोल रहे हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें कि कम ही लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट मिलता है दैन की अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ठीक है, उसके बाद में ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर देखें तो जॉब का टर्म स्टेबल होता है, कंसिस्टेंट होता है और एम्प्लॉय को जो है गारंटीड वर्क मिलता है, सोशल सिक्योरिटी मिलती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर देखें तो उसी की जगह पर यहाँ पर फिक्स नहीं होता है, आपके एम्प्लॉयमेंट टर्म फिक्स नहीं होते हैं, रेगुलर नहीं होते हैं और इंटरप्राइजेज जनरली रजिस्टर्ड नहीं होती हैं गवर्नमेंट के पास में। इसमें कंस्ट्रक्शन के वर्कर, मजदूर, लेबर, घरेलू वर्कर, नौकर चाकर, ये सब, स्ट्रीट वर्कर, ड्राइवर, ये सब आ जाते हैं, या कोई छोटी मोटी दुकान है जो कि सरकार से रजिस्टर्ड नहीं है। होम बेस्ड वर्कर, सेल्फ एम्प्लॉयड,
बधुआ मजदूर, डेली मजदूर, ये सभी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स में आते हैं। ठीक है, उसके बाद में कम सैलरी मिलेगी, अनस्टेबल जॉब रहेगी, इरेगुलर वर्क रहेगा, वर्किंग आवर्स का कोई पता ही नहीं है, आपको सरकार की तरफ से या यूनियन की तरफ से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, कभी भी नौकरी से निकाल सकते। ये सारे इसके गुण होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़्यादा जोर लेबर पर, वर्कर्स पर और घरेलू टेक्नोलॉजी पर, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पर दिया जाता है। फिर उसके बाद में आता है कि नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर ने ये बताया हुआ है कि इसमें कोई भी छोटी मोटी दुकान, फर्म है ना, जो किसी व्यक्ति द्वारा चलाई जाती है या किसी फैमिली द्वारा चलाई जाती है, वो पार्टनरशिप में भी हो सकती है, वो इंडिविजुअल फर्म भी हो सकती है, बशर्ते कि इसमें लेस देन 10 वर्कर्स होते हैं। तो ऐसी जो फर्म्स होती हैं, ऐसा जो सिस्टम होता है अनरजिस्टर्ड वाला, उसे ही हम क्या बोल देते हैं फ्रेंड्स, उसे हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट मानते हैं। ठीक है, इनफॉर्मल वर्कर्स में इन्होंने बताया कि इनफॉर्मल वर्कर्स वो वर्कर होते हैं जो अनऑर्गेनाइज फर्म या फैमिली में काम करते हैं, लेकिन इसमें से निकाल दीजिए रेगुलर वर्कर जिनको लगातार सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट हैं, और प्लस जो वर्कर फॉर्मल सेक्टर में, इन सबको निकालने के बाद में डिफरेंस की अगर हम बात करें तो भाई ऑर्गेनाइज सेक्टर में यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के टर्म फिक्स और रेगुलर होते हैं, यहाँ पर जो है छोटी मोटी दुकानें होती हैं इधर उधर, और ये गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड नहीं होती हैं। गवर्न किया जाता है इनको, डिफरेंट एक्ट्स होते हैं, फैक्ट्री एक्ट, बोनस एक्ट, पीएफ एक्ट, एनपीएस एक्ट, मिनिमम वेजेज एक्ट, पॉस एक्ट, मतलब सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, ये सारे एक्ट इसमें लागू होते हैं। यहाँ पर कोई भी एक्ट ऐसा लागू नहीं होता है। गवर्नमेंट के जो रूल हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में पूरी तरह से फॉलो किए जाते हैं, यहाँ पर बिल्कुल भी फॉलो नहीं किए जाते हैं। मेहनताना यहाँ हर महीने मिलता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, और यहाँ पर डेली बेसिस पर आपको सैलरी दी जाती है, डेली वेजेस। ठीक है, सिक्योरिटी तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी रहती है, यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी अनऑर्गेनाइज में नहीं रहती, आपको कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है। ठीक है, वर्किंग आवर्स फिक्स रहते हैं, यहाँ पर बिल्कुल फिक्स नहीं रहते हैं। उसके बाद में सैलरी जो वर्कर है जैसा गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करे, या फिर जो है यहाँ पर क्या होता है कि गवर्नमेंट जो प्रेस्क्राइब है उससे भी कम ही मिलती है। पीएफ में कंट्रीब्यूशन होता है यहाँ पर एम्प्लॉयर द्वारा, यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर सैलरी बढ़ती है कभी कभार, यहाँ बिल्कुल भी ना के बराबर बढ़ती है। यहाँ पर ऑर्गेनाइज सेक्टर में बेनिफिट मिलते हैं, हाँ, जो मेडिकल से रिलेटेड बेनिफिट हैं, फैसिलिटीज़, पेंशन वगैरह, ये सारे बेनिफिट मिलते हैं। ट्रेवल अलाउंसेस, आपका कंपनसेटरी लीव है ना, सीएल, पीएल, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिलता है। गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो गए, रजिस्टर्ड कंपनियाँ हो गई, उनके वर्कर्स हो गए, रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज हो गई, उनके वर्कर्स हो गए, ये सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट हो जाते हैं। कोई दुकान है, खेती किसानी और घरेलू वर्कर्स वगैरह जो होते हैं, ये सारे के सारे फ्रेंड्स आपके किस में आ जाते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाते हैं। ठीक है, तो बस इसी के साथ ही पूरा लेक्चर और चैप्टर दोनों कवर हो जाते हैं। होप है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।